वेलकम टू कड़ा का फॉर्म वेरी गेट एवरी अपडेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको की आंसर लेके आया हूँ जो अभी हाल ही में जनवरी 2023 में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ, जो कि न्यू सिलेबस वालों का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका जो की आंसर है। आज का वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है। आप इस वीडियो को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। ये वीडियो को आप जो हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखो। हाई रेजोल्यूशन के अंदर आप जब देखेंगे तभी आपको जो ये जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली आपको देख पाएंगे। ऑटो मोड में अगर आप देखें तो किसी का अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो वहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो आई रिकमेंड यू टू काइंडली वॉच दिस वीडियो इन हाई रेजोल्यूशन। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। मैं ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स के जो की आंसर हैं वो लेके आने वाला हूँ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको फार्मास्यूटिक्स का की आंसर लेके आया हूँ। आप देख सकते हो कि बोर्ड क्या एक्सपेक्टेशन करता है आपके आंसर्स में, बोर्ड क्या चाहता है कि आपका आंसर कैसा हो, इसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं वो हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी डिफॉर्म पैटर्न एग्जामिनेशन। तो की आंसर फार्मास्यूटिक्स। तो लॉन्ग ऐसे के जो क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब ये जो आंसर है इसके अंदर जो है मिनिमम ये जो नीचे लिखे गए पॉइंट्स हैं ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? IP 2022 कंटाइन्स a total of 92 new monograph including 60 chemicals, 21 vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, etc. और a total number of 3152 monograph in current edition of Indian Pharmacopoeia. 12 new general chapters have been also introduced. तो ये जो है ये मिनिमम आपके आंसर में ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे फुल आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो अपनी खुद की लैंग्वेज में आप जैसे आपके पास नोट्स है, जैसे आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसके हिसाब से आप आंसर बना के लिखो। बट आपके आंसर के अंदर ये जो चीज़ है ये होनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं इतना लिखा तो मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स मिलेगा लेकिन फुल नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके आपका आंसर मुकम्मल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कंटेनर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हैं, सिंगल डोज, मल्टी डोज, लाइट रेजिस्टेंट, वेल क्लोज, एयर टाइट, टाइटली क्लोज कंटेनर, टेम्पर एविडेंट कंटेनर, एरोजॉल कंटेनर। ये 8 तरह के कंटेनर्स हैं। ये काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप चाहे तो इसको एग्जांपल्स भी दे सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, इतना लिखा तो थोड़ा बहुत काफ़ी है, अच्छा खासा आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्कस द थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके लिए आपको यहाँ पे ना थियरी जो फिल्ट्रेशन चैप्टर है उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन की थियरी है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको आपको यहाँ पे समझाना है। कई लोग यहाँ पे कुछ कॉल फिल्टर प्लस लिख रहे हैं या कुछ और सेंटर ग्लास फिल्टर का आंसर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो पूछा गया है आपको वहाँ पे वही आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। उसके बाद आप यहाँ पे डार्सी जो एक साइंटिस्ट है उसने ये फार्मूला को फाइंड आउट किया है, तो इसका फार्मूला लिखिए, उसके जो आर्टिकल टर्म्स हैं उसको आप एक्सप्लेन करें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये रहा थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे कई बुक के अंदर 1 से 2-3 थियरी हैं। अगर आप एक की जगह 2 थियरी लिख दें तो और बढ़िया रहेगा। तो मिनिमम यहाँ पे 1 थियरी काफ़ी है डिप्लोमा लेवल को। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल क्लोन ब्लेंडर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, जब मैं पेपर का वैल्यूएशन कर रहा था यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता नहीं है। अब यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है एप्लीकेशन लिखना छोड़ देता है। हाँ, कहीं बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान रख के लिखते हैं पेपर। वो जो बच्चे हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ साथ एप्लीकेशन भी लिखते हैं। अगर आप तीनों लिखेंगे तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख के निकल गए, एप्लीकेशन नहीं लिखे, तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन।
देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए और एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन पूछा जाए आप वहाँ पे डायाग्राम मस्ट एंड शुड है। बगैर डायाग्राम के कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता। मैं ये आपको रेकमेंड करता हूँ कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन पूछे आप वहाँ पे क्या है डायग्राम लिखना ज़रूरी है। तो ये रहा आपका की पॉइंट्स, इतना लिख दिया। अगर आपके आंसर में ये है तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट विद सुटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स है, आपको सब पता है। अब यहाँ पे अलग अलग टैबलेट्स के यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। नीचे के टैबलेट्स को यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ऊपर के टैबलेट्स को एग्जांपल नहीं दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। कंप्रेस टैबलेट्स के अंदर बहुत सारे टैबलेट्स हैं जो कि कंप्रेस टैबलेट्स ही होते हैं यूजुअली। कोई भी एक टैबलेट का आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर आपको इतना अगर आप लिख दिया ना तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ऑइंटमेंट बेसेस विद सुटेबल एग्जांपल। अब ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे ऑइंटमेंट के बारे में नहीं लिखना, ठीक है। कुछ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स लिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स पे मार्क्स नहीं मिलता, ऑइंटमेंट बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। मैं जब वैल्यूएशन कर रहा था तो मेरे को कई पेपर ऐसे मिले जिसके अंदर स्टूडेंट ने लिखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स विच इज़ बेस्ड अपॉन द रिकॉल स्किन के जो लेयर्स हैं, जहाँ पे उनका फंक्शन होता है उसके ऊपर एक जो क्लासिफिकेशन है कुछ लड़के वो लिखे हैं, उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका जो आंसर वो स्पेसिफिक होना चाहिए। डिस्क्राइब ऑइंटमेंट बेसिस विद सुटेबल एग्जांपल, आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है ऑइंटमेंट बेसिस का और उसके प्रॉपर्टीज़ लिखना है, और यहाँ पे भी सुटेबल एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे 4 किस्म के यहाँ पे ऑइंटमेंट बेसिस है, आप इतना लिख दिए तो काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज़ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिस्ट आउट एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है कि नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस लिखना है और उसके चैलेंजेस क्या है ये आपको लिखना है। तो ये रहा आपका आंसर। अगर मैं सारे आंसर को पढ़ना चला जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप जो भी, ठीक है, वो आप हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखो, तभी जाके आपको क्लियरली दिखेगा, वरना आपको वीडियो ब्लर दिखेगा। आप बोलोगे, आप वीडियो के अंदर कमेंट करोगे सर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी रहेगी, आपको हाई रेजोल्यूशन में देखना रहेगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी जब रिज़ल्ट आएगा, आई होप कि आपका सभी लोगों का रिज़ल्ट अच्छा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीवैल्यूएशन को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो से कंपेयर करेंगे कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, कैसा लिखा है, तो उसके बेस पे वो डिसाइड करें कि वो रीवैल्यूएशन को अप्लाई करें या ना करें। तो आपकी हेल्प के लिए आई होप इन फ्यूचर ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ एडवांटेजेस और यहाँ पे चैलेंजेस लिखना है आपको। अब शॉर्ट एस्से हैं, ठीक है। अब शॉर्ट एस्से के अंदर 8th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो ऐसा क्वेश्चन है आपको इन जनरल, अगर आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं, इन जनरल थोड़ा बहुत आप अपनी जो नॉलेज है उसके हिसाब से लिख दिया तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इतिहास है थोड़ा बहुत वो लिख के आप लिखा तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे फार्मेसी के बारे में आपको समझाना रहेगा। आई होप कि आप वहाँ पर आंसर देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इन जनरल आप यहाँ पे लिखे तो आपको अच्छा खास मिल जाता है। तो चलिए मिलते क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर एज पैकेजिंग मटेरियल लिखना है। अब एज पैकेजिंग मटेरियल रबर के फ़ायदे और नुकसान जो है बहुत सारे हैं, हमको वो नहीं चाहिए। एज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल के साथ अगर उसको हम रबर को इस्तेमाल करें एज ए पैकेजिंग मटेरियल तो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स इन जनरल लिखते हैं। इन जनरल अगर कोई लिखा तो वैल्यूएटर उसको कंसीडर उतना नहीं करेगा, तो बेहतर है कि आपका आंसर स्पेसिफिक हो, ठीक है। ये रहा उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर, इतना आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। ये है आपको 3 मार्क्स के लिए एनफ है, 9th, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। ये जो क्वेश्चन आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सिलेबस में है तो आ गया।
अब डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव कैसे काम करता है, वो किस मोड पे काम करता है, ये यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोड ऑफ एक्शन लिखना था। इन्फ्लुएंस एंड डीएनए, ऐसे बहुत सारे कुछ उसके मोड ऑफ एक्शंस है, ये लिखना था। आई होप कि वेरी रेयर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, आई होप। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इन फ्यूचर आपको आपके जूनियर्स को या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये रहा आंसर इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर विथ नेट लेवल डायग्राम, गिव एनी टू एप्लीकेशन। अब ये जो आपके 3 मार्क्स हैं इस पर, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का आपका डायग्राम होना चाहिए, उसका वर्किंग और उसके एप्लीकेशंस। ये जो आपके 3 मार्क्स है ना, एप्लीकेशन के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा, डायग्राम के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा, वर्किंग के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा। तो ये रहा उसका वर्किंग। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत डायग्राम लिखना भूल गए ये लोग। ठीक है, ये कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डायग्राम भी ऐड करो, विदाउट डायग्राम ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आई होप यू नो द डायग्राम वेरी वेल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपके डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ के आप अपना आंसर लिखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। डिफरेंट एमल्शंस एंड सस्पेंशन, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एमल्शन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दैट आल्सो बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, दिस इज लिक्विड, दैट्स लिक्विड। ये जो ऐसा डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाला। डिफ्रेंशिएशन मतलब आपका जो पॉइंट है वो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने लायक होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको हम अच्छा खासा आंसर दिख रहा है। पॉइंट 4-5 ही है, लेकिन इनफ है 3 मार्क्स के लिए, इतना पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, चाहे कोई सा भी एमल्शन का, सस्पेंशन का, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का, लोशन का और लिगामेंट का एग्जाम्पल देना आप मत भूलिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक फॉर्मुलेशन का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दो तभी जाके आपका आंसर बेहतर बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। डिस्कस द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल। ये जो ऐसा क्वेश्चन है, हर कोई बंदा इस क्वेश्चन को आंसर किया है। ओके, मोस्ट आंसरेबल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल है। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर ही यहाँ पे मार्क्स हैं। कई लोग जो प्रिंसिपल को भूल जाते हैं, सिर्फ इम्पैक्ट एंड एट्रीब्यूशन लिख दिया तो काफ़ी है। अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है वो अंडरस्टूड है कि आपको वहाँ पे डायग्राम लिखना ही लिखना है। अगर वो नहीं पूछा तो भी ये अंडरस्टूड है कि आपको वहाँ पे डायग्राम लिखना है। तो यहाँ पे डायग्राम हो गया और यहाँ पे उसकी स्पीड लिखनी चाहिए थी। आई होप कि आप सभी लोग जानते हो कि ऑलरेडी आप एग्ज़ाम दिए हो, तो यहाँ पे 3 स्पीड आएंगे। ठीक है, बट लो स्पीड, हाई स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड बोल के वो यहाँ पे डायग्राम में मिसिंग है, वो लिख दिए तो और बढ़िया आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के अंदर क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे मेरे को देखने को ये मिला कि कई लोग यहाँ पे ऐसा आंसर बनाते हैं कि रिकॉल दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम जेलेटिन, दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द जेलेटिन। ये क्या डिफरेंशिएशन हुआ भाई, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो कितना बढ़िया आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर पैरोजन्स एंड एक्सप्लेन पैरोजन टेस्ट। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि पैरोजन का डेफिनेशन लिखना है कि पैरोजन क्या होता है। पैरोजन को रिकॉल आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट हैं, रैबिट टेस्ट है और लाल टेस्ट है। आपको 2 में से कोई भी एक लिख दे तो काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे राइट ए नोट ऑन ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पे ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आपको कुछ नोट लिखना है। अब यहाँ पे अप्रोचेस फॉर ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज, डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, पीएच इंडिपेंडेंट सिस्टम, ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल सिस्टम। ये कुछ यहाँ पे अप्रोचेस हैं, अगर आप ये लिख दिए तो यहाँ पे आंसर काफ़ी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को ठीक से समझे नहीं, वो एक प्लांट बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो रिटेल मेडिकल स्टोर का प्लांट बना के बैठे हैं। ठीक है, रिटेल मेडिकल स्टोर अलग है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग है। ठीक है, आपका आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, आपको यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर डायग्राम लिखना चाहिए और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे उसका वर्किंग भी लिखना है। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि 1 मार्क आंसर हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन जेल्स, आपको यहाँ पे जेल्स का डिफाइन लिखना है। जेल्स आर होमोजेनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर मेडिकमेंट इन ए सूटेबल हाइड्रोफिलिक बेसिस। तो यह रहा जेल का आंसर। आप चाहे तो उसको एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद डिफाइन पेस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स, एनी 2 शायद पूछा होगा, यहाँ पे 5-6 लिखे हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ चिलेटिंग एजेंट शायद 2 पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो आंसर है वहीं लिखे, बहुत सारे ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स है, बहुत सारे ऐसे स्वीटनिंग एजेंट्स है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, उसका फंक्शन चिलेटिंग एजेंट हो, उसका फंक्शन, अगर वो स्वीटनिंग एजेंट ने पूछा गया, उसका फंक्शन एज ए स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाने वाला कुछ सब्सटेंस हो। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 डिफाइन मिक्सिंग है। अब यहाँ पे मिक्सिंग का डेफिनेशन क्या है आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 डिफाइन साइज सेपरेशन। ठीक है, बहुत आसान सा यहाँ पे डेफिनेशन है, तो यहाँ पे ऐसा आपका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे 25 डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल अनलेस स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज 30 मिनट। अब यहाँ पे कैप्सूल का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो जो है अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ। ठीक है, तो इसका यूजुअली जो टाइम वो 30 मिनट्स रहेगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम लिखे हैं, 5-10 मिनट्स, जो मन में आया वो। ठीक है, ओके 30 मिनट्स का जो आंसर है वो सही है। कोई लोग 20-25 मिनट भी लिख दिया, कोई बात नहीं है, डिपेंड अपॉन द वैल्यूएटर, अगर उनको सही लगे तो मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 टाइप ऑफ ग्लास यूज टू फिल ड्राई पाउडर्स। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आंसर है सोडा लाइम ग्लास और टाइप 3 ग्लास। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज इन आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स। एक ही प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 है कि परकोलेशन का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है कि परकोलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 29 एग्जाम्पल्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग सपोजिटरी के एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देने से काम नहीं चलेगा, सपोजिटरी बेसिस के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना रहेगा। ठीक है, ये रहा आंसर। अब नेसल ड्रॉप्स बहुत इजी डेफिनेशन है, हर कोई भी लिख सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन क्या था भाई, इंटेंस शेयरिंग फोर्सेस एंड टर्बुलेंसेस बाय हाई स्पीड रोटर, द टर्बुलेंस कॉजेस लिक्विड टू पास थ्रू द इंटरसिक फॉर्म। आई होप के प्रिंसिपल ऑफ एमल्सिफिकेशन, एमल्शन का कुछ तो क्वेश्चन है, रुको देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा ये। हाँ, सिल्वरसन मिक्सचर होमोजेनाइजर का प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ सिल्वरसन मिक्सचर, सॉरी सिल्वरसन मिक्सचर होमोजेनाइजर। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कब शुरू हुआ था, उसका आंसर है भाई 1901। अब यहाँ पे सही सेपरेशन के ऊपर भी कुछ सीव का आया था, उसका आंसर है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। अब फार्माकोपिया 34 का जो आंसर है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, इन द ईयर 1951। और यहाँ पे लास्ट में जो मैच द फॉलोइंग्स है, काफ़ी कुछ लोगों ने मैच द फॉलोइंग्स सही लिखा है। ठीक है, सही लिखा है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मैच द फॉलोइंग लिखे तो भी सही है, अगर इनिशियल में लिखे तो भी सही है, तो बेहतर ये है कि ऐसा लिखो भाई। ठीक है, ताकि वैल्यूएटर को आसानी हो। अगर आप CEF ऐसा कुछ लिख दिए तो वैल्यूएटर को क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखना पड़ेगा कि C क्या है, E क्या है, F क्या है। इट इज़ बेटर टू लाइक दिस इज़ अबाउट द कॉल की आंसर्स ऑफ द फार्मास्यूटिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे आंसर लिखना है। अगर रिज़ल्ट आने के बाद आप में से कोई स्टूडेंट जो है रीवैल्यूएशन को अप्लाई करना चाहता है, तो ये जो एक बार पहले देख ले
ठीक है। अब आप देख ले, आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या है, आप ही अनुमान लगा सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग कर्नाटका फॉर्मूला।